Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी कर रहे हैं UGC NET की तैयारी, सेट की तैयारी, JRF क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशन के टाइमिंग्स, लिंक्स, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. सो लर्नर्स, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं. दे आर आस्किंग यू पीपल टू अप्लाई फॉर पीएचडी. तो रिसर्च का पेपर, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि रिसर्च के पेपर पे चूंकि मार्क्स रहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा रहे हैं तो रिसर्च पेपर अगर आपने लिख रखा है तो उसका आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है. तो ये रिसर्च पेपर, चाहे आप सिनॉप्सिस के लिए ले रहे हो, चाहे प्रपोजल के लिए, अपने थीसिस राइटिंग के लिए, या जनरली कोई थीमेटिक पेपर लिख रहे हो, ये पेपर लिखते कैसे हैं, इसकी रूपरेखा क्या होती है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च पेपर लिखना, तो आज के सेशन में आपको शुरुआत से बताऊंगी और साथ साथ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको बहुत मदद करेंगे अपना रिसर्च पेपर लिखने में. राइट तो चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो, मोर और लेस रिसर्च पेपर का जो राइटिंग का मैकेनिज्म होता है, जो टेक्निकलिटीज होती है, वो मोर और लेस सेम रहती है. तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछिएगा. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप रिसर्च पेपर लिखते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, वर्ड लिमिट जो होती है वो 2500 से 6000 के आसपास की होती है. दिस इज जनरली दी वर्ड लिमिट. कुछ जर्नल्स आपसे ये लिमिट स्पेसिफिक पहले ही स्पेसिफाई कर देती हैं कि आपको इतने ही वर्ड्स में अपना पेपर लिख के देना है. अब आप टॉपिक का चयन कैसे करेंगे, किस टॉपिक पे पढ़ेंगे, लिखेंगे? तो सबसे पहले तो लर्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एरिया ऑफ स्टडी या इंटरेस्ट. ठीक है, तो मान लीजिए आप एजुकेशन से हैं, कॉमर्स से हैं, आप इकोनॉमिक्स से हैं, तो आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं. जितना ज़्यादा आप टॉपिक को, एरिया को नैरो करेंगे, उतना ही आपकी रिसर्च बेहतर होगी, उतना ही आपको उसे किसी को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी. तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम एजुकेशन की बात लें तो एजुकेशन में आप हायर एजुकेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, राइट, प्रोफेशनल एजुकेशन. तो इसी तरह से आपके अपने सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ कैटेगरीज होती होंगी. अब वो ब्रॉड एरिया को आपने सिलेक्ट कर लिया, उस ब्रॉड एरिया में आपको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है. ठीक है, तो देखिए, जब भी हम रिसर्च का पेपर लिखते हैं या रिसर्च करने का प्लान करते हैं तो बेसिकली हम ये प्रॉब्लम खोज रहे होते हैं. तो आप किसी चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हो, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. उसको और अच्छे से एनालाइज करना चाह रहे हो, उस घटना को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो. तो सबसे पहला, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसे, जो इंट्रोडक्शन को करीब करीब 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है. तो पहले जो पैराग्राफ में लिखते हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम बताते हैं. ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम में पहले का थ्रेशोल्ड को अभी से कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप ये बताते हैं कि क्या हमें पता है और क्या रह गया है. और ये कहाँ से आप निकालेंगे? ये निकालेंगे आप लिटरेचर रिव्यू से. मान लीजिए आप हायर एजुकेशन पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे आपको कोई प्रॉब्लम दिखी, प्रोफेशनल कोर्सेज पे आप कोई स्टडी करना चाह रहे हैं कि लोगों की स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो दिख सकती है जिस पे आप अपनी स्टडी को आगे ले सकते हैं. अब आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको करना है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू का अर्थ होता है इस टॉपिक पर पहले जो राइटअप्स हुए हैं, जो लोगों ने पेपर्स लिखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं. इससे हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है
है, साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या रह गया है, जिसे हम रिसर्च गैप कहते हैं। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप बताते हैं कि भाई अभी की क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके बारे में काम हो चुका है और क्या रह गया है, यानी कि रिसर्च गैप। और उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें आप अपना एम्स एंड हाइपोथेसिस लिखते हैं कि आप एम कर रहे हैं इन बातों का पता लगाने का, और आपका ऐसा मानना है, आपकी ऐसी हाइपोथेसिस है कि कोई इस तरह का आप रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जब आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर, उसके बाद आप जाते हैं मेथडोलॉजी में। तो जनरली हम लोग आज के समय का जो अपडेटेड पैटर्न है उसमें हम इंट्रोडक्शन में ही लिटरेचर रिव्यू कर ले रहे हैं। जो ट्रेडिशनल पैटर्न से चलते थे उसमें हम इंट्रोडक्शन और सेकेंड चैप्टर जो हमारा होता था प्रैक्टिकली वो लिटरेचर रिव्यू होता था। अभी चूंकि आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को निकाला है तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ के ही निकाला है, तो लिटरेचर रिव्यू आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है और इसी से आपकी एम्स और हाइपोथेसिस भी कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे चलते हैं, ये आपको चैप्टर वाइज नहीं लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो मेथडोलॉजी में आपको बताना है कि आप कौन सा पैराडिम यूज किए हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड ऐसी कंसेप्चुअल पेपर लिख रहे हैं या थीमेटिक पेपर लिख रहे हैं तो आप क्वालिटेटिव वर्क कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव, मतलब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ पेपर्स को रिव्यू कर रहे हैं या काम को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपना रिसर्च डिज़ाइन क्या बनाया है उस पेपर को, उस पर्टिकुलर स्टडी के लिए। बहुत बड़ी स्टडी नहीं अगर कर रहे हैं तो हम जनरली डिस्क्रिप्टिव मेथड उठा लेते हैं, राइट। तो सबसे कन्वीनियंट रहता है क्योंकि ये हम अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग पेपर्स है उसको स्टडी करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो तो कौन सी आपकी पॉपुलेशन है, उसका क्या सैंपल आपने लिया है और क्या आपकी सैम्पलिंग टेक्निक रही है, राइट। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो उन सब केसेस में जब आप कुछ डेटा कलेक्ट करते हो तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज आप एक जेनरिक अप्रोच लेके भी चल सकते हो, या आप मान लीजिए आप कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे वर्क करना चाह रहे हो तो उस सेगमेंट के अगर आपने कोई सैंपल को लिया है स्टडी करने के लिए तो वो सारी चीज़ें आप मेथडोलॉजी में डालोगे। अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है तो उस डेटा को आपने एनालाइज भी करना है और उसकी फाइंडिंग्स बतानी है। इसका क्या आउटकम हुआ, आपने जो ये स्टडी की, ये जो डेटा कलेक्ट किया, पढ़ाई की उससे रिलेटेड, तो उससे क्या निकल के आया, क्या आपको कुछ सिग्निफिकेंट मिला। जो आपने शुरुआती तौर पे अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या उसके अनुरूप आपका काम हुआ। तो जब भी हम डेटा एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स को आपको अपने एम और हाइपोथेसिस से मिलाना होता है, क्योंकि जो आपने शुरुआती तौर पर हाइपोथेसिस को सेटअप किया था उसी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है यहाँ पे डेटा एनालिसिस में, जहां आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और तभी ये पता चलता है कि आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या फेल टू रिजेक्ट हुई, या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद आता है डिस्कशन। डिस्कशन में अगेन हम लिटरेचर रिव्यू से कुछ कंटेंट उठाते हैं और किसने अभी तक क्या क्या काम किया है, आपको क्या लगता है किस कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं और फाइनली हम करते हैं अपने पेपर को कंक्लूड, जिसमें हम वे फॉरवर्ड यानी कि आने वाले रिसर्चर्स के लिए सजेशंस डालते हैं कि भाई इस चीज पे काम हमने कर दिया है, इन सब एस्पेक्ट्स पे काम किया जा सकता है। तो मिला जुला के अगर आप एक प्रॉपर पेपर लिख रहे हैं तो उसमें ये सारे एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जब हम ये काम करेंगे तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। अक्सर जो हमारे लर्नर्स हैं वो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज होती है, आप कोई भी चीज लिखने जाओगे तो पहले आप उसे पढ़ो, उसके सैंपल्स को देख के पढ़ो कि वो लिखा कैसे जाता है। तो सबसे अच्छे बहुत सारे हमारे पास कंटेंट अवेलेबल होते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ इट, जैसे कि पब्लिकेशन पोर्टफोलियो, दीज आर योर सर्च इंजिन। आप रिसर्च गेट पे जा सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे जा सकते हैं, सिमेंटिक स्कॉलर पे जा सकते हैं। तो ये सब आपको क्या करेंगे, पेपर निकाल के देंगे। मान लीजिए आप एनईपी पे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, एनईपी 2020 का सेकेंडरी स्कूल के ऊपर कुछ आप काम करना चाह रहे हैं,
राइट। तो एनईपी आप कीवर्ड से सर्च करते हैं, ये सारे आपके बनते हैं कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड से आप इन सर्च इंजन्स पे जो पब्लिकेशन पोर्टफोलियो, क्योंकि यहीं पे सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं, अपने जर्नल्स जो हैं वो अपने सारे पेपर स्कॉलरली कम्युनिटी के लिए सामने ला के रख देते हैं, आप वहां जाके पेपर्स को सर्च कर सकते हैं। शोध गंगा भी आप सर्च कर सकते हैं, बट शोध गंगा में चूंकि थीसिस रहती है, उनको इतने बड़े बड़े पेपर्स पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इजिली एक्सेस है, जो आज के डेट में पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आप गूगल स्कॉलर से, सिमेंटिक स्कॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब भी पेपर लिखते हैं तो आपके पेपर का क्या होता है, प्लेजारिज्म चेक होता है, और इसके लिए कुछ ये सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं पेपर, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उन्हीं को दे दीजिए प्लेजारिज्म चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार डिजिटल फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी डेटा को इनमें से किसी प्लेजारिज्म चेक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो वो बाद में कभी सर्च करने पर हो सकता है रिपीट दिखाए, राइट। तो ये कुछ जगह प्रॉब्लम आई है। तो इट इज़ बेटर, आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप चूंकि खुद अपना पेपर लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप कंटेंट किसी का कॉपी करें। अगर कॉपी कर रहे हैं, आइडिया कॉपी कर रहे हैं, तो उसे साइट ज़रूर करें, साइटेशन ज़रूर करें, राइट। आप लिटरेचर रिव्यू के लिए साइट अंडरस्कोर पे भी जा सकते हैं, ये एआई इनेबल्ड काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छे से आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए रयान भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेपर में कुछ इलिस्ट्रेशंस बनाने, कुछ माइंड मैप बनाते हैं, तो आप माइंड मिस्टर, एक्स माइंड और मरमेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मदद करता है। अगर आप कोई एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, या ऐसा कोई स्टडी है जहां पे आपने क्वेश्चनर के आधार पर डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन के लिए आप इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म सबसे कॉमनली अवेलेबल है, अदरवाइज आप क्वाल्ट्रिक्स, सर्वे मंकी, रेड कैप, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आरएमएस जो होते हैं हमारे, ये सारा अगर आपने, मान लीजिए आइडियली एक पेपर में 15 से 20 रेफरेंस इज गुड। अगर आप ये पेपर अच्छे लेवल के जर्नल में देना चाहते हैं, तो इन रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेंडले, जोटेरो या एंड नोट। ये तीनों ही हमारे रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो कि आपके पूरे रेफरेंस को एक जगह सुचारू रूप से अरेंज करने में, चाहे आप एपीए पैटर्न से कर रहे हो, एमएलए से कर रहे हो, या चिकागो या कोई भी पैटर्न से अगर आप रेफरेंसिंग कर रहे हैं, उस पैटर्न से आपका पूरा रेफरेंस को वो अरेंज कर देगा, राइट। सो आई होप ये जितना कंसेप्ट हमने कवर किया था, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि हमें रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, कहाँ से शुरुआत करना है, क्या क्या एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे रिसर्च पेपर के लिए, राइट। सो लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के ये सभी सब फैकल्टीज जो सब्जेक्ट्स लेते हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं। दिस इज फाउंडेशन बैच 2.0, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, आप वो क्लासेस को बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड time to time strategy sessions. So learners, I hope you found the session to be informative. In case of any doubts, you can share mention your doubts in comments, और alternatively आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कई बार मेरे साथ स्टूडेंट्स पेपर्स भी शेयर करते हैं, अपना कंसेप्ट पेपर लिखा हुआ या अपना रिसर्च पेपर लिखा हुआ, तो यू कैन शेयर विथ मी ओवर देयर। आई विल ट्राई टू गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, right? So learners, don't forget to like, share and subscribe, and do join all the sessions regularly. Thanks for watching.